हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एचएल स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। एचएल से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जिन्हें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट है यहाँ पर महारत्न स्टेटस को लेकर। डिफेंस पीएसयू पर बड़ी खबर, जल्द बन सकती है महारत्न, शेयरों में आएगा उछाल, रखें नजर। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल्स में हम चीज़ों को अब समझते हैं। दरअसल ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि एचएल को साल अंत तक महारत्न दर्जा मिलने की संभावना है। अब कंपनी को 5,000 करोड़ तक के निवेश के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी नहीं होगी। फिलहाल 1,000 करोड़ तक के निवेश के लिए मंजूरी जरूरी नहीं होती है, लेकिन महारत्न का दर्जा मिलने वाली कंपनियों को ये छूट होती है कि उनके लिए 5,000 करोड़ तक निवेश के लिए सरकार से मंजूरी लेना जरूरी नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, फिलहाल ये जो कंपनी है ये नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी का दर्जा जिस कंपनी को मिलता है उसके अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये एक फ्रीडम होती है कि वो बिना सरकार से मंजूरी लिए 1,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है। अब देखो, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब किसी कंपनी को अगर महारत्न का दर्जा मिल जाए तो फिर क्या होता है, फिर वो कंपनी 5,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट बिना गवर्नमेंट की मंजूरी लिए कर सकती है। ये एक फ्रीडम मिल जाती है। साथ ही और भी फायदे होते हैं और भी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मेन बेनिफिट की बात करें तो वो ये है कि अगर कोई कंपनी मिनी रत्न से नवरत्न में शिफ्ट होती है, नवरत्न का दर्जा अगर किसी कंपनी को मिलती है तो वहां पर उनको ये एक बड़ी बेनिफिट मिलती है कि 1,000 करोड़ तक के निवेश कंपनी कर सकती है बिना सरकार की मंजूरी लिए। अब देखो, नवरत्न से अगर किसी कंपनी की शिफ्टिंग हो रही है महारत्न की ओर, महारत्न का दर्जा अगर किसी कंपनी को मिल रहा है तो उसके अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ये बढ़ा दी जाती है। 5,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कंपनी वो कर पाएगी बिना सरकार की मंजूरी लिए। ठीक है, इसके साथ ही और भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, चलो इन्हें भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जिन कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है उनको कई तरह के फायदे मिलने लगते हैं, जैसे कंपनी को अपने वित्तीय मामलों से जुड़े फैसले लेने का अधिकार मिल जाता है। ये कंपनी बिना सरकार की मंजूरी के किसी भी परियोजना में 5,000 करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकती है। इसके ऊपर के निवेश के लिए उन्हें सरकार से मंजूरी की जरूरत पड़ती है। ये कंपनियां घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण कर सकती है, मतलब विदेशी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकती है, सब्सिडरीज वगैरह ओपन कर सकती है विदेशों में। ये सब भी फायदे मिल जाते हैं एक महारत्न कंपनी को। अब दोस्तों देखो, महारत्न कंपनी ऐसे ही नहीं बन जाती है, उनके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको फुलफिल कंपनी अगर करती है तो फिर वो महारत्न की ओर शिफ्ट कर सकती है, महारत्न का दर्जा उस कंपनी को मिल सकता है। लाइक अगर हम यहाँ पर कहें कि कोई कंपनी को अगर महारत्न का दर्जा लेना है तो पहले उनको नवरत्न कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उस कंपनी के अंदर विदेशी निवेश होनी चाहिए, पब्लिक की निवेश होनी चाहिए। फिर यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स में कंपनी की जो पीएटी है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें हमें 5,000 करोड़ से ऊपर की प्रॉफिट्स दिखनी चाहिए। ठीक है, तो उन सभी क्राइटेरियाज के अनुसार देखें तो एचएल जो है वो फुलफिल करती है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कही ये जा रही है कि एचएल इस साल के अंत तक महारत्न का दर्जा ले सकती है। चलो काफ़ी अच्छी बात होगी, फिर स्टॉक के अंदर इस वजह से हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अब चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि जी इंजन से रिलेटेड है। जी ने नवंबर से F404 इंजन के लिए नई डिलीवरी अनुसूची की प्रतिबद्धता जताई, जिससे तेजस MK1A में देरी कम होगी। अब देखो, नवंबर की बात की जा रही है यार, मतलब क्या कहें, मार्च से इनको डिलीवरी करने थे, अब ये बढ़कर नवंबर तक आ गए हैं, अभी तक एक भी इंजन्स की डिलीवरी नहीं हुई है। चलो थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं यहाँ पर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, समराइज करेंगे। भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को राहत देने वाले एक कदम में अमेरिकी इंजन निर्माता जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जी ने भारत को तेजस MK1A विमान को शक्ति देने वाले महत्वपूर्ण F404 IN-20 इंजनों के लिए संशोधित डिलीवरी शेड्यूल का आश्वासन दिया है।
तो यहाँ पर डिलीवरी का आश्वासन दिया जा रहा है। इस साल नवंबर में शुरू होने वाले नए शेड्यूल का उद्देश्य इन उन्नत लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में बाधा डालने वाली महत्वपूर्ण देरी को दूर करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान इस मुद्दे को सीधे उठाए जाने के बाद जी की ओर से यह प्रतिबद्धता सामने आई है। सूत्रों से पता चलता है कि जी ने नवंबर से हर महीने 2 इंजन देने का वादा किया है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A है, ये एक सिंगल इंजन की एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर जो इंजन्स लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं GF404, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि एक अमेरिकन कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। अब देखो, एक डील के तहत ये समझौते हुए थे कि मार्च 2024 से ही कंपनी को डिलीवर करने हैं इंजन्स GF404 तेजस मार्क 1A के लिए, लेकिन अभी तक एक भी इंजन्स कंपनी ने डिलीवर नहीं किए हैं। फिर इस प्रकार की न्यूज आई थी कि जी के द्वारा कही गई थी कि यार सप्लाई चेन डिसरप्शंस के कारण हम इंजन्स को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो सितंबर तक सिर्फ हम 2 ही इंजन्स दे पाएंगे। अब ये 2 इंजन्स की भी कोई मतलब खबर हमें सुनने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर सीधे तौर पे ये कही जा रही है कि नवंबर से हम पर मंथ 2 इंजन्स डिलीवर करेंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। कही तो गई थी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन उस प्रकार से ये जो कंपनी है ये अपने वादे पर खरे नहीं उतर रही है। सितंबर में 2 इंजन्स की बात हो रही थी, सितंबर में अब ये इंजन्स देखते हैं आती है या नहीं। वैसे यहाँ पर अब तो ये चीज़ें कही जा रही हैं कि नवंबर से अब जो डिलीवरी है वो शुरू होगी। तो यहाँ पर सितंबर का कोई जिक्र नहीं है, तो मतलब सितंबर में ये जो 2 इंजन्स के वादे किए गए थे दूसरी बार, ये भी नहीं आने वाले हैं। नवंबर से अब में भी अब ये डिलीवर कर दे, ठीक है। तो ये अपडेट आ रही है इंजन्स को लेकर। सरकारी सूत्रों से पता चलता है कि जी ने देरी के कारणों के रूप में आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और नए विक्रेताओं के पुनः प्रमाणन का हवाला दिया था, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। हालांकि अन्य कारकों के संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं हैं। तो देखो, कुछ और भी जियोपॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से अमेरिका इंजन्स को डिलीवर नहीं कर रहा है, इसमें डिले कर रहा है। इंजन से संबंधित असफलताओं के बावजूद एचएल ने तेजस MK1A के लिए अपना उत्पादन कार्यक्रम बनाए रखा है। बेंगलुरु में मौजूदा एक के अलावा नासिक में एक नई उत्पादन लाइन स्थापित की गई है, जिससे एचएल को सालाना कुल 24 विमान बनाने की अनुमति मिलती है। एचएल जो है ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन सिर्फ ढांचे बनाने से कुछ नहीं होता है गाइज। इंजन्स जो मेन, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बनानी चाहिए, ठीक है। एंड ऐसे में देखो, एक बहुत ही बड़ी डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है कि सरकार बहुत ही ज़्यादा कोशिश भी कर रही है इंजन्स को अपने देश में डेवलप करने के लिए, और इसके तहत जी के द्वारा मतलब MOU भी साइन होने वाली है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाली है, जिसमें 80% की टेक्नोलॉजी जी जो है वो एचएल के साथ शेयर कर सकता है, और हमारे देश में इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तेजस मार्क 2 के लिए ये बातें चल रही है, तेजस मार्क 2 के इंजन्स के लिए ये बातें चल रही हैं, जो GF404 इंजन्स लगते हैं इसके अंदर, सॉरी F414 इंजन्स लगते हैं। तो ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यहाँ पर ये अपडेट आ रही है कि शायद जी और एचएल दोनों मिलकर एक साथ यहाँ पर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करे ये इंजन्स की। उसके बाद इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो फिर इंजन्स इंडिया खुद बना पाएगा, डिपेंडेंसी यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी फिर इंजन्स को लेकर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होती है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें भी कुछ डिले होती हैं क्या, तो वो आगे हमें पता चलेगा। वैसे ये अपडेट फ़िलहाल आ रही है। अब चलो नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, एचएल के नए प्रमुख को तेजस MK1A में देरी को दूर करने का काम सौंपा गया। वे तेजस MK2 की प्रगति की भी निगरानी करेंगे। तो यहाँ पर जो न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं
उनको ये जो काम है ये सौंपा गया है। तेजस मार्क 1A की डिलीवरी प्रॉब्लम को लेकर जो चिंताएं हैं उसे सामने रखी गई है यहाँ पर न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पास। साथ ही साथ यहाँ पर तेजस मार्क 2 के लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स रखी गई है इनके पास, ठीक है। तो अब देखते हैं ये किस प्रकार से चीज़ों को सोल्व करते हैं कंपनी के अंदर। डॉक्टर सुनील का तत्काल ध्यान तेजस MK-1A डिलीवरी शेड्यूल में देरी को कम करने और भारतीय वायुसेना के साथ अतिरिक्त 97 विमानों के लिए सौदे को पुख्ता करने पर होगा। इसके साथ ही वे तेजस MK-2 कार्यक्रम के निर्णायक चरण की देखरेख करेंगे, जिसकी असेंबली अगले महीने शुरू होने वाली है। नए CMD की एक प्रमुख प्राथमिकता तेजस MK-2 के विकास में तेजी लाना है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2025 के अंत तक रोल आउट हासिल करना और 2026 में पहली उड़ान पूरी करना है। यह आक्रामक समय रेखा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि तेजस MK-2 अपनी इच्छित परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इस पद पर अनुभव का खजाना लेकर डॉक्टर सुनील इन कठिन समय में HAL को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उनका नेतृत्व HAL की परियोजनाओं के सफल निष्पादन को सुनिश्चित करने और भारत के उभरते एरोस्पेस उद्योग के निरंतर विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो देखते हैं कि जो न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर सुनील, ये किस प्रकार से चीज़ों को सोल्व कर पाते हैं या नहीं। बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग पार्ट बन चुकी है गाइस तेजस मार्क 1A की इंजन्स की डिलीवरी को लेकर, ठीक है। ये डिलीवरी अगर सही तरीके से हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर इंडियन एयरफोर्स को HAL जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी भी दे पाएगा। फिर साथ ही साथ तेजस मार्क 2 के लिए भी यहाँ पर बातें कही जा रही है कि अगर सभी चीज़ें सही रही तो फिर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी इंजन्स की मार्क 2 के लिए। तो फिर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। देखते हैं आगे किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। अब चलो यहाँ पर हम स्टॉक की टेक्निकल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि काफ़ी टाइम से ये जो स्टॉक है ये इस लाइन पर सपोर्ट लेकर चल रहा है। ये लाइन है 100 EMA की, जो कि एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर रही है। ये अगर सपोर्ट टूटती है तो फिर स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पास्ट की परफॉर्मेंस के अनुसार अगर हम कहें तो जब भी स्टॉक ने टच किया है 100 EMA की लाइन को, तब से स्टॉक के अंदर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली है। तो पास्ट की डेटा के हिसाब से हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी हमें देखने को मिले आगे चलकर, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखो, हम हमेशा मार्केट में 100% करेक्ट नहीं हो सकते हैं। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर डिस्काउंट की ओवरऑल बात की जाए तो 52 वीक हाई के लेवल से 18-19% की डिस्काउंट फिलहाल मिल रही है करंट प्राइस तक, जो कि है 4644 के प्रोक्स। तो अगर किन्हीं को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो SIP की शुरुआत कर सकते हैं एक छोटी सी अमाउंट के साथ, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर फर्स्ट SIP करने के बाद अगर यहाँ पर गिरावटें कंटिन्यू रही तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि ऐसा ना हो कि सारा का सारा अमाउंट यहीं पर लगा दिया। अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड वेटेज ही देना है। ऐसा ना हो कि बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया इस स्टॉक के अंदर, वरना डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।